एनसीईआरटी का क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3। आजकल तो ये चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन हटा दिया गया है शायद, लेकिन जो भी है अभी थोड़े समय पहले तक इसे पढ़ना था, तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। खास करके जानकारी के लिए तो ज़रूर ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस बारे में जानें। इसके कई सवाल आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अध्याय एक संवाद से शुरू होता है। असल में लगभग हर चैप्टर जो एनसीईआरटी के अंदर है एक संवाद से ही शुरू होता है। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशालकाय क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, मतलब कोयला एक खनिज है। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी पूछती है। अब समय आता है कि खनिज, अगर कोयला खनिज है तो खनिज होता क्या है? किरी पूछती है। सुकांत बिस्कुट बनते हुए देखा है। सुकांत बिस्कुट बनते हुए देखा है? फिर सुकांत कहता है कि बिस्कुट बनते हुए देखा है, उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे भी मिलाया जाता है। क्या आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं? तो उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, जैसे बिस्कुट में क्या क्या होता है, मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आटा है, अंडा है, कभी कभी अंडा भी मिला देते हैं, दूध है, आटा है। तो जब बिस्कुट खाते हैं तो ये सब नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है, इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। जो रॉक्स है, सैल है, उसमें कई पदार्थ मिले हुए हैं, उसी को खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो सब जगह है खनिज। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जो निश्चित रासायनिक संगठन रखता हो वो खनिज। प्राकृतिक रूप से, ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है और निश्चित रासायनिक संगठन रखता हो वही खनिज। खनिज सभी स्थान पर समान रूप से वितरित नहीं है, वो किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूहों में संगठित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं होते। तो समान रूप से खनिज जो है सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और दूसरा, कई खनिज ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जो समान रूप से अभिगम्य नहीं है, मतलब उसे नहीं निकाला जा सकता, पहुंच से बाहर है। जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर का जो सनस्तर है, वहाँ जो खनिज पाए जाते हैं वो हमारे पहुंच से दूर है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। भूवैज्ञानिक परिवेश अलग अलग और अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ध्यान रखना है, वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, मानव हस्तक्षेप के बिना। वे अपने भौतिक गुण, खनिज जो है वो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण जैसे विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। एक ट्रिविया यहाँ एक दिया हुआ है, आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज ही है। भोजन में नमक, मतलब नमक और ग्रेफाइट जो है वो भी एक खनिज ही है। चलिए अब आगे देखते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। अगर संख्या याद रखना है तो मोटा मोटी ये ध्यान रखिए कि 3000 से अधिक खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें डायग्राम में बताया गया, खनिज दो तरह के होंगे, धात्विक और अधात्विक। अधात्विक का छोड़ दीजिए, इतना ही है जो पेट्रोलियम वगैरह है। और लौह खनिज, धात्विक को दो भागों में बांटा गया है, लोह और अलोह। ऐसा खनिज जिसमें लोहा होता है वो लौह धात्विक खनिज है, और जिसमें लोहा नहीं होता है वो अलोह धात्विक खनिज है। अब है धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं।
धातुएं कठोर पदार्थ है। अब धातु क्या है? धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिसमें चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क, इनके कुछ उदाहरण है। मतलब जो धात्विक खनिज है ना, उसमें भी लौह धात्विक खनिज है, उसके कुछ उदाहरण हैं लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, मैग्नीजियस्क, इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। मतलब किसी ऐसे धात्विक खनिज दो तरह के होते हैं जिसमें लोहा और भी पाया जा सकता है, कुछ कुछ धात्विक खनिज ऐसा है जो इसमें लोहा नहीं पाया जा सकता है। तो लोहा खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट, ये जिसमें लोहा पाया जा रहा है उस तरह का उदाहरण है लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। ये सब जो हैं लौह अयस्क के उदाहरण हैं। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी या सीसा हो सकता है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें धातु नहीं होगा। खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक, ये चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। कोयला, पेट्रोलियम भी आध्यात्मिक खनिज हैं। सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रभेदन या आखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। अब खनिज जो धरती में है, धरती पर है, इन सबों को कैसे निष्कासित करते हैं, निष्कर्षण करते हैं उसका, तो उसको प्रभेदन या खनन प्रभेदन या इस तरह कैसे करके कर सकते हैं निष्कर्षण। तो खनन बोलते हैं माइनिंग को, और प्रभेदन मतलब होता है शायद ड्रिलिंग। आखनन मतलब होता है क्वायरिंग की ऊपर से ओपन कास्ट। तो विवृत खनन, कूपिका खनन, हम आपको अंग्रेजी का भी चैप्टर पढ़ा देंगे, इसी का अंग्रेजी वर्सन भी पढ़ा देंगे। तो खनन जो होता है, खनन दो भागों में बटा हुआ है, विवृत खनन और कूपिका खनन। अब नीचे देखते हैं कि किसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। खनिजों का निष्कर्षण 3 विधि से किया जाता है, खनन, प्रभेदन और आखनन। खनन 2 प्रकार से किया जाता है, विवृत खनन और कूपिका खनन। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी हुई खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? खनन या माइनिंग कहलाएगी। खनिज जो कम गहराई पर स्थित है वो पृष्ठीय सनस्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। गहन वेधक जिन्हें कूपक कहते हैं, गहन वेधन जिसे कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिजी फूबों के लिए ड्रिलिंग, ज़्यादा गहराई में है उसके लिए ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, इससे कूपक खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं। तो कम गहराई पर खोदना है, ड्रिलिंग करना है तो वो ड्रिलिंग होगा, और जो प्रवेधन का अंग्रेजी अभी ध्यान नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, प्रवेधन कहते हैं। जो ज़्यादा गहराई में है उसको प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। यहाँ एक क्या आप जानते हैं ट्रिविया दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? आप सेल को देख कर बता सकते हैं, मतलब जो सेल रॉक है ना उसको देख के बता सकते हैं, यदि इसमें तांबा है कोई तब सेल रंग नीला प्रतीत होता है। आप सेल को देख कर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला होता है। अगर तांबा किसी में है तो सेल का रंग नीला होगा। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित सेलों में। खनिज जो हैं, ध्यान रखना है, खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेल माने इग्निशियस रॉक्स में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित सेल मतलब मेटामॉर्फिक में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं और कुछ सेडिमेंट वाले रॉक में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय, इग्नेशियस और कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक में ही पाए जाते हैं। धात्विक हमेशा इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक में पाए जाएंगे। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा। उत्तरी स्वीडन में लौह, ओंटेरियो में तांबा और निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे मैदानों में नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक और अवसादी जो शैल है, जो सेडिमेंटेड रॉक है, उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर के कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी संस्तर हैं, ये ध्यान रखना है। खनिज ईंधन, मिनरल जो ईंधन मतलब फ्यूल, फॉजिल फ्यूल या खनिज, मिनरल ऑयल जो है, मिनरल फ्यूल है ना, कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी सेडिमेंटेड में ही के अंदर है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? अवसादी शैल समूहों में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ कुछ एक मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है कि दुनिया में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। ये नीचे लिखा है लोहे और लोहा, तांबा और बॉक्साइट का वितरण। ये एक मैप दिया गया है, उसमें लोहा, तांबा और बॉक्साइट का वितरण बताया गया है कि दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से है। तो ये आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे। अब कुछ कॉन्टिनेंट, महादेश के नाम दिए गए हैं और उसमें उपस्थित संसाधन, जो भी मिनरल्स, जो भी वहाँ खनिज पाए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। चीन, भारत के पास विशाल लौह अयस्क हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। आधा से अधिक टीन उत्पादन कौन करता है? एशिया। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में चीन क्या क्या इस चीज़ के भी उत्पादन में भी अग्रणी है, सीसा है, एंटीमनी, टंगस्टन। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट और निकेल, जस्ता और तांबा भी निक्षेप पाए जाते हैं। एशिया में टीन जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और लोहा भी ठीक ठाक पाया जाता है, लेकिन साथ में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता का भी, तांबा का भी यहाँ निक्षेप मिलता है। अब एक दूसरा है यूरोप के बारे में, है कि यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? यूरोप। यूरोप के जो महादेश हैं, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप में पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब एक आया है उत्तर अमेरिका के बारे में। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है, और वो है ग्रेट लेक, उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश और अल्पेशियन प्रदेश, पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। इन जगहों पर है, पश्चिम की पर्वत श्रृंखला हो या ग्रेट लेक हो, और उत्तरी कैनेडियन शील्ड प्रदेश। यहाँ उत्तर अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है वो कंटिनेंट, उसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं। खनिज निक्षेप बहुत ज़्यादा है। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ये मोटा मोटी सब जगह बताया गया है कि किस महादेश में किस तरह के खनिज पाए जाते हैं। फिर अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बढ़िया क्वालिटी ब्राज़ील के लोहे का होता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू जो है, ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरा विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली
और पेरू कोलंबिया में पाया जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो बताया गया है कि किस महादेश में कितना है। यहाँ दो ठो ट्रिविया है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। एक तो है कि स्विट्ज़रलैंड में कोई ज्ञात खनिज नहीं है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी खनिज अभी तक ज्ञात नहीं है। और विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड अल्पेशियन कई कराया आके कुछ करके सीखो, आओ कुछ करके सीखे। तो अब एक टास्क है कि विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अल्पेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित करें। इन जगहों को मानचित्र पर बताना है कि कहाँ है ना। कैनेडियन शील्ड बताना है, अल्पेशियन पर्वत बताना है, ग्रेट लेक, कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला, इन चीज़ों को बताना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। एक ट्रिविया यहाँ दिया गया है कि हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वो 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। तो अगर आपको सबसे पुराना धरती का जो शैल पत्थर का समूह जानना है कि कहाँ है, तो वो है विश्व के प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ है। वो 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे और पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद ही बन गए थे। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका खनिज यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, क्वार्ट्ज और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। देखिए, दुनिया का सबसे कीमती चीज़ किनके पास है? अफ्रीका के पास। और दुनिया में सबसे गरीब कौन है? अफ्रीका ही है। तो सिर्फ आपके पास संसाधन होने से नहीं होता, संसाधनों का निष्कर्षण और उसका उपयोग आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका सही उत्पादन और सही उपयोग कर सकते हैं और वो आपके लिए बढ़िया होगा। तो देखिए, हीरा और सोना सबसे ज़्यादा कहाँ है? हीरा, सोना और प्लेटिनियम, ये तीनों दुनिया का सबसे महंगा धातु है या महंगा खनिज है। धातु तो हीरा नहीं है। तो ये जो खनिज हैं दुनिया के सबसे महंगे खनिज और सबसे महंगा खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन अफ्रीका कर रहा है और अफ्रीका सबसे ज़्यादा दुनिया में गरीब है। अब आइए ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम का खनिज। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट है और सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज से में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्गी और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया का जो कालगुर्गी और कूलगार्डी है ये सोने के निक्षेप के लिए फेमस है। सोना माने गोल्ड। ध्यान रखना, कूलगार्डी और कालगुर्गी क्या है? सोने का निक्षेप पाए जाने वाला जगह है। फिर है अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस आर्कटिकन पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। अभी ये हम लोगों के लिए संभाव्य संसाधन है, अभी इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि इसमें प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ है? प्रिंस चार्ल्स पर्वत है अपना अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत। इसके निकट लोहे के महत्वपूर्ण लोहा का निक्षेप का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट कौन सा है? लोहा। और ये प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये है अपना अंटार्कटिका में। और लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल के भी वाणिज्य मात्रा उपलब्ध है, ऐसा पता लगाया गया है।
अब है खनिजों का उपयोग। फिर है किन्हीं 5 खनिजों का उपयोग की सूची बनाएं। तो आओ कुछ करके सीखे में कोई 5 खनिज का उपयोग का सूची बनाइए। पेट्रोल का उपयोग गाड़ी चलाने में, कोयला का उपयोग विद्युत उत्पादन में, खाना बनाने में, है ना, इस तरह करके। नमक का उपयोग खाना में, एल्युमिनियम का उपयोग एल्युमिनियम की धातु बनाने में, हवाई जहाज़ के निर्माण में, घरेलू आइटम बनाने में, तांबा का उपयोग तार में, है ना, इस चीज़ों को लिखना है, कॉइल बनाने में। अब है खनिजों का उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। जो रत्न के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आभूषण के लिए, वो अक्सर कठोर होंगे। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक के प्रत्येक वस्तु को बनाने में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है, अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के निर्माण तक होता है। अब खनिजों का संरक्षण, ये सब ठीक है कि खनिज बहुत सारे हैं, वो हमारे उपयोग के काबिल हैं, तो उनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब क्या है? नॉन रिन्यूएबल होने का घाटा क्या है कि इनको रिन्यूएबल होने में हज़ारों करोड़ साल लग जाते हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल है, तो इसका संरक्षण जरूरी है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हज़ारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? खनन प्रक्रिया में बर्बादी कम करें तो संरक्षण होगा। वस्तुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका, और जो चीज़ें हम लोग बना के, जैसे बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का, तो खनिजों से बने हुए जो चीज़ हैं उसका पुनर्उपयोग करें, वापस उसका उपयोग करें। खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ये सब कुछ उपाय है जिससे खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब आगे आइए, शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेस। शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर जिसको हम लोग बोलते हैं, पानी गर्म वाला, दबाने से करती है। वह शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर स्त्री करती है। इसके बाद वह अपने लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोईघर में तेज़ी से पहुंचती है। शनि, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। शनि के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ मुस्कुराती है। अब आगे चलते हैं, ये एक संवाद दिया गया है। अब शक्ति क्या है? अब शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति की ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग के लिए, कृषि के लिए, परिवहन के लिए, संचार के लिए और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे थे, जैसे ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं, जीवाश्मी ईंधन और ईंधन। इनका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। फ्यूल, यहाँ ऊर्जा के कुछ परंपरागत स्रोत के बारे में बताया गया है। मिनरल ऑयल, खनिज तेल है, इसके लाभ और हानि के बारे में बताया गया है। फिर प्राकृतिक गैस है, इसके लाभ के बारे में बताया गया है। खनिज तेल का लाभ है आसानी से परिवहन है, पोर्टेबल है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार पेट्रो रसायन बोलते हैं। जो पेट्रोकेमिकल्स है ना, अपने जो वेस्लिन है, वैसे सभी जगह जहाँ पेट्रो रसायन का इस्तेमाल होता है वेस्लिन है, और बाकी के बहुत सारी चीज़ें। हानि क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैसीय रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय,
कभी इसका रिश्ता है या कुछ इधर उधर होता है ना, लीकेज होता है, तो ये समस्या उत्पन्न करती है और वातावरण के ऑक्सीजन को भी वो डैमेज करती है, खास करके समुद्रों में होता है तब। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा और इससे जो आउटपुट निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जलने के बाद जो निकलता है, उससे क्या है, अम्ल वर्षा होने की, एसिड रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं, और ये जो है खनिज तेल आप नहीं सोचते कि ख़त्म हो जाएगा तो तुरंत तुरंत नया मिल जाएगा। इसका इन्वेंशन मतलब खोजना बहुत आसान नहीं है। और प्राकृतिक गैस का क्या है फ़ायदा, आसानी से परिवहनीय, पाइप के माध्यम से कर सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, ये तेल और कोयला जो है पुराने संसाधन उससे अधिक स्वच्छ है और तेल से सस्ता भी है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ईंधन और कोयला। लाभ और हानि क्या है? ईंधन के लाभ है सुप्राप्य हैं, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करने वाला, नवीकरणीय, और नवीकरणीय आसानी से नहीं होता है। कोयला का क्या है लाभ? विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। और हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। अब ये है कि जल विद्युत का क्या फ़ायदा और लाभ हानि है। प्रदूषण मुक्त है जल विद्युत, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता है। स्थानीय समूह का विस्थापन है, हानि है कि वहाँ के स्थानीय समूह का विस्थापन करना पड़ता है। निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन, जो लो लेइंग एरिया है उसमें जल जमाव का समस्या उत्पन्न हो जाता है, स्थापित करने में खर्चीला, और जो लोग उससे प्रभावित होते हैं उसको दूसरे जगह पर ले जाने में बहुत खर्चा होता है। तो ये एक फ़ोटो दिखाया गया है, उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला, लकड़ी असल में है। फिर पौधों और जानवरों के अन्वेषण में 2 लाख वर्षों से धरती के अंदर, पौधों और जानवरों के अन्वेषण में जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव में जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्मी ईंधन क्या है? जो धरती के अंदर जानवर या पौधे मरने के बाद दब गए और लाखों वर्ष लगा दबने के बाद वो ईंधन में परिवर्तित हो गई, वही जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब जीव के अंश का ईंधन, जैसा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आपको ये ध्यान रखना है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस जो हैं, वो प्राकृतिक गैसेस वो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और परंपरागत हैं। परंपरागत स्रोत में प्राकृतिक गैस है, ये ध्यान रखना है। इस खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से काफ़ी अधिक है, इसलिए यह शीघ्र समाप्त होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कि जिस हिसाब से इसका इस्तेमाल हो रहा है उस हिसाब से इसका निर्माण नहीं हो रहा है, तो शीघ्र समाप्त होने लायक हो गया है। निर्माण की दर कहीं अधिक है, वह इसके निर्माण के उपयोग का दर निर्माण के दर से अधिक। फिर है कोयला। कोयला यह बहुयात पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों से लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला से जो विद्युत बनता है ना, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी के सतह के नीचे दबने से बना। तो फर्न और दलदल में जो फंस गया ना फर्न, उसके कारण ये कोयला बना। कोयला को इसलिए अंतर्निहित धूप कहा जाता है। तो धूप माने सोलर सन कहा जाता है, अंतर्निहित धूप कोयला को बरीड सन बोलते हैं। बरीड सन, अच्छा, पृथ्वी के अंदर का जो धूप है ऐसा समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, ये ध्यान रखना है, भारत में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है रानीगंज है, पश्चिम बंगाल है, तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में, झारखंड का बहुत सारा इलाका, सबसे बड़ा इलाका कोयला उत्पादन करता है। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है
और यहाँ ध्यान रखना है कि भारत में रानीगंज में होता है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, यहाँ कोयला का उत्पादन होता है। अब है पेट्रोल, जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, ग्रीस वगैरह। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तेल जिससे बनता है ना वो पेट्रोलियम है। यह शैलों के परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिसंस्करणशाला में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोलियम से ही क्या क्या बनता है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक जो ग्रीस वगैरह तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, काला सोना, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई। भारत में पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में है। भारत में पेट्रोलियम देख लीजिएगा, केजी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो ध्यान रखना है, केजी डेल्टा गैस के लिए भी है और पेट्रोलियम के लिए है। जैसलमेर, त्रिपुरा और मुंबई में कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस को अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग की तीव्र वृद्धि में चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो ये समाप्त होने वाले हैं। इन ईंधनों को जलने से निकलने वाली विषैले प्रदूषक की चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी से टपकने के समान है, अनंतः यह सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ये ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन जितना हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अनियंत्रित पानी टपकता है ना टोटी वगैरह से, तो जैसे टंकी से ख़त्म हो जाता है पानी, उसी के समान है। एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत के दोहन की ओर बढ़ाया, जो जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं, और इसी के कारण हम लोग का ध्यान ये भी है कि कोई इसका विकल्प मिल जाए। तो एक ये है ट्रिविया, यहाँ एक दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। अब एक आगे देखते हैं, जल विद्युत क्या है? बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर के पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर घूमता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। असल में क्या होता है ना कि जल विद्युत के लिए ऊंचाई पर जल को स्टोर कर लिया जाता है, बांध बना के और तालाब बना के, झील बना के, और उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है ऊंचाई पर रहने से। और जैसे ही उसको नीचे गिराया जाता है तो जो नीचे गिरने में एनर्जी होती है पानी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी, उसको टरबाइन पर, वाटर टरबाइन के ऊपर गिराते हैं और वाटर टरबाइन के घुमा करके हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, है ना। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत ऊर्जा के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है उसका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। विश्व की
ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत उत्पादन होता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे। जल विद्युत सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहा है, जिसमें पराग्वे शामिल है, नॉर्वे है, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल, ये ध्यान रखना है कि भारत में कहाँ कहाँ जल विद्युत है। भाखड़ा नागल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इन चारों को ध्यान रखना है, भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब विश्व का पहला जल उत्पादन देश करने वाला कौन सा देश था, तो यहाँ एक ट्रिविया दिया गया है, बताया गया है नॉर्वे। ये देखिए, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे। जल विद्युत के लिए एक संरचना दी गई है कि कैसे उत्पादन किया जाता है। चलिए इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं। ये हाइट पे पानी को स्टोर कर लिया गया, इस पानी में काइनेटिक एनर्जी जमा हो गया। इस पानी में काइनेटिक एनर्जी जमा हो गया, तो इस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, टरबाइन घूमता है, विद्युत उत्पन्न होता है और जो जल है बाकी के कार्यों, सिंचाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आपको बताना है कि जल जो है ये परंपरागत स्रोत है, विद्युत जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या गैर परंपरागत के अंदर आएगा। और एक ट्रिविया यहाँ दिया गया है, सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर। सलील है शायद नाम इसका। तो सलल जल विद्युत परियोजना कहाँ है पानी के लिए, सलल जल विद्युत परियोजना कश्मीर में है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को अभी देखेंगे। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहे तो ईंधनों का भंडार समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी ज़्यादा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। तो सौर ऊर्जा के बारे में भी देखेंगे। और एक ट्रिविया यहाँ दिया गया है, क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में ही पहला सौर और पवन चलित बस अड्डा है, स्कॉटलैंड, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा माने सन एनर्जी, सूर्य, सोलर एनर्जी। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव किया जा सकता है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा और सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव किया जा सकता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सेलों को विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें सेलों और सौर पैनलों के तापन के प्रकाश भी से और कुल मिला के है कि हमने सोलर सेल बनाया है सेमीकंडक्टर्स का। जब सूर्य की ऊर्जा उस पर पड़ती है तो विद्युत उत्पन्न होता है। और एक ट्रिविया जो अभी आपको कहा था, ध्यान रखेंगे, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। चलिए अब आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। अभी इसके बारे में दिया गया है कि ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोत का क्या लाभ है और हानि भी। पवन ऊर्जा के बारे में बताया गया है। पवन का क्या है, प्रदूषण मुक्त होता है और एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन का लागत बहुत कम हो जाता है, सुरक्षित और साफ है। हानि है कि ध्वनि प्रदूषण करता है, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण में तरंगों में व्यवधान करता है और पक्षियों के लिए हानिकारक है। और सौर ऊर्जा के बारे में है कि असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है, ये लाभ है। और हानि है कि बहुत खर्चीला है, स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। और ज्वारीय ऊर्जा का लाभ हानि क्या है, प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। मोटा मोटी सब में प्रदूषण मुक्त और असमाप्य है। और हानि है कि वन्यजीव आवास का नष्ट होता है और दोहन में कठिन है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, लाभ और हानि। परमाणु ऊर्जा के गैर परमाणु स्रोत का अभी देखिए लाभ और हानि इसका देखिए।
गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस। तो परमाणु ऊर्जा के लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन। हानि क्या है? रेडियो एक्टिव व्यर्थ उत्पन्न करना और खर्चीला होता है। तो इसको आगे देखते हैं। और क्या है? बायोगैस और बहुतापीय ऊर्जा वगैरह है, तो इसको भी देख लेते हैं। बायोगैस कम लागत है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोमास गैस का उत्पादन जैव व्यर्थ का उपयोग वेस्टेज से बनाया जा सकता है। हानि है, हरितगृह प्रभाव का कारण है, जो ग्रीन हाउस गैसेस बनाता है। फिर भूतापीय ऊर्जा का लाभ हानि क्या है? स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी व हर समय उपलब्ध और शहर के बहुत अधिक दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। भूतापीय ऊर्जा का खर्चीला है, लाना ले जाना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में ये देख रहे थे हम लोग। अब आगे देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय देशों में, अभी कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने के लिए भी और यातायात संकेतों में भी किया जा सकता है। कुल मिला के ये है कि खास करके जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण जो बसा हुआ देश है ना विषुवत रेखा के, उस देशों पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, तो वहाँ ऊर्जा के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है और वहाँ उत्पादन करने की संभावना है। अब पवन ऊर्जा के बारे में देखते हैं। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल को निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय प्रदेशों, तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में प्रबल और लगातार हवाएं चलती है। वहाँ स्थित पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में उल्लेखनीय है। पवन ऊर्जा अपने यहाँ तो अभी उतना नहीं है, लेकिन नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाने वाला जो पवन ऊर्जा स्रोत है वो सब उल्लेखनीय है। एक क्रियाकलाप है कि सौर कुकर कार के एक पुरानी ट्यूबलें पर, तो सौर कुकर है कार की एक पुरानी ट्यूबलें, उसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल तथा 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और इसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम से ट्यूब के ऊपर रखें। इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है और न ही बाहर जा सकती, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी बंद जगहों में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाता। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। अब परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम, तो ये ध्यान रखिएगा, यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है परमाणु ऊर्जा केंद्रों में। संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। फिर याद रखना है, नाभिकीय विखंडन होता है जो हम लोग परमाणु ऊर्जा ना एटॉमिक एनर्जी में जो इस्तेमाल करते हैं प्रक्रिया, वो विखंडन की प्रक्रिया। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। राजस्थान और झारखंड के पास भारत में यूरेनियम के हैं निक्षेप। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू के निक्षेप में पाए जाते हैं। फिर थोरियम जो है वो भी पाया जाता है। थोरियम का जो मोनाजाइट अयस्क है वो केरल के बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, देख लीजिए भारत में कहाँ कहाँ तमिल केंद्र हैं परमाणु ऊर्जा का। तमिलनाडु के कलपक्कम में है, महाराष्ट्र के तारापुर में है, राजस्थान के कोटा में है,
कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरौरा और कर्नाटक के कैगा में है। तो ये इस याद रखेंगे, आपको काम आएगा। ये मिलाने के लिए अक्सर पूछा जाता है कि ये सारे जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट ही हैं, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं। और ख़ास करके ये ध्यान कर लीजिएगा कि तमिलनाडु के कलपक्कम में, महाराष्ट्र के, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा परमाणु संयंत्र केंद्र किस राज्य में है। महाराष्ट्र के तारापुर, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, राजस्थान के कोटा में है, और उत्तर प्रदेश के नरौरा में, कर्नाटक के कैगा में है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है भूतापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू स्तर पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों से रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के प्रयोग की लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। दुनिया में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यूएसए में है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है। आपको ये पक्का ही ध्यान रखना है, भारत में जो भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है वो दो जगह, हिमाचल के मणिकरण में और लद्दाख के पूगा घाटी में। ये दोनों चीज़ क्या है, पूगा घाटी और मणिकरण भूतापीय ऊर्जा का स्रोत का सही जगह है। और एक चीज़ अभी और आपको बता देते हैं, जो हम लोग अभी देख रहे थे, ये परमाणु ऊर्जा का एक सिंबॉलिक डायग्राम है कि इसमें विखंडन होता है ईंधन का, जो यूरेनियम और थोरियम है यहाँ, और उसके बाद इससे पानी को गर्म किया जाता है, और पानी को गर्म करने के बाद जो ऊर्जा निकलती है इससे पानी को गर्म करते हैं। पानी के गर्म करने से जो भाप निकलता है उससे स्टीम टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे बिजली प्राप्त होती है। तो ये मोटा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का काम किससे, एटम से, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। तो अब आगे देखेंगे। और ये भूतापीय ऊर्जा का मामला है कि भूतापीय ऊर्जा के बारे में दिखाया गया है। ये रहा भूतापीय ऊर्जा। ये ज़मीन के नीचे जो कुछ भूतापीय ऊर्जा जो निकल रही है, ये कुआं बना लिए, भाप यहाँ से निकल रहा है, जल वगैरह है, ये दरार वगैरह है, प्राकृतिक दरार। तो इसको ले जाके टरबाइन में सीधे डालते हैं, इस भाप को। टरबाइन के साथ जनरेटर लगा होता है, जनरेटर विद्युत उत्पादन करता है। अब आगे देखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में अब जानेंगे। तो विश्व का पहले ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपको बताए थे कि पवन चक्की सबसे पहले कहाँ बना, और एटॉमिक एनर्जी कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, या फिर और भी जो चीज़ें थी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि एटॉमिक एनर्जी, और साथ में ये पूगा घाटी जो था ज्वारी भूतापीय ऊर्जा वाला। तो ये सब याद रखेंगे। तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो बना था फ्रांस के अंदर बना था। ज्वारीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार बोलते हैं समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती है, ज्वार और भाटा, उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध का निर्माण बनाकर किया जाता है, और उच्च ज्वार से निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। उच्च ज्वार के निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में होता है। तो ठीक है, जो ज्वार के कारण जो पानी आता है ना, उस पानी को बांध बना के रोक लिया जाता है और उसको बाद में छोड़ा जाता है। तो उसमें हम लोग टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उससे बिजली प्राप्त करते हैं। ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र हैं। तो आपको याद रखना है भारत में कहाँ है, जहाँ जहाँ भारत का रहे वो याद रखना है। कच्छ की खाड़ी में भारत में है, ऐसे रूस फ्रांस तो इस्तेमाल कर ही रहा है, भारत में कच्छ की खाड़ी में है। अब आगे देखते हैं बायोगैस। बायोगैस बोलते हैं वो जैव अपशिष्ट वगैरह है ना, जिसके बारे में जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं।
जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा, जैविक अपशिष्ट बोलते हैं वो जो हमारा अपशिष्ट है, गोबर, खाद, कचरा, ये सब जो है वो सबको जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, डिकम्पोज होंगे बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। और अपघटित होने के बाद उससे जो गैसेस निकलती है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस खाना बनाने तथा विद्युत उत्पादन के लिए सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन ऊर्जा का विदोहन, तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है ना। वो कैसे बनाते हैं बायोगैस उसके बारे में है कि एक टैंक होता है, उसी में सारे अपशिष्ट डाल दिए जाते हैं, बाद में वो सड़ता गलता है, सड़ने गलने में के लिए जो भी कार्य किया जाता है उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। उसी मीथेन का इस्तेमाल हम लोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं और जो अपशिष्ट बच गया वो उर्वरक के फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है और खर्चीला है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इसका जो दोहन और उसका उपयोग कठिन है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा को भविष्य को सुनहरा बनाएं। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो यही था, ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सामान्य खनिजों का नाम बताएं। सामान्य खनिज वही नमक, लोहा, ग्रेफाइट, ये सारे लिख दें कुछ भी। अयस्क क्या है? तो अयस्क क्या है? जिससे मिनरल्स खनिज जो होते हैं, जिससे धातु या अधातु जो निकलते हैं वही तो अयस्क है। ओर्स के बारे में कहा गया था, जिस खनिजों का जिससे निष्कर्षण हो सके, मिनरल्स का निष्कर्षण जहाँ से हो सके वो सभी खनिज कहलाते हैं। और प्राकृतिक गैस संसाधनों के संपन्न 2 प्रदेशों का नाम बताइए। प्राकृतिक गैस संसाधन का संपन्न, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, नेचुरल गैसेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हम लोग वो जब ऊपर पढ़ रहे थे तो ध्यान दिए होंगे कि रूस, रसिया, यूके, नीदरलैंड और अपने यहाँ केजी डेल्टा है, चाहे एक और क्षेत्र था राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ, तो क्या है? प्राकृतिक गैस है। तो यहाँ पूछा किन्हीं 2 प्रदेशों के नाम बताएं, तो रसिया है, नीदरलैंड है और अपने यहाँ केजी डेल्टा वगैरह, कृष्ण गोदावरी डेल्टा। फिर है निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? निम्न के लिए आप ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या सुझाव देंगे? तटीय क्षेत्रों के लिए और शुष्क प्रदेशों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? बायोगैस ठीक रहेगा। तटीय क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा भी ठीक रहेगा, वहाँ ज्वार होगा, तट होगा। और शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा? शुष्क क्षेत्रों में आप, सूखे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा ठीक रहेगा, है ना, और पवन ऊर्जा भी ठीक रहेगा। तटीय क्षेत्र में भी ज्वार ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा ठीक रहेगा। यहाँ शुष्क क्षेत्र में सोलर एनर्जी ठीक रहेगा। 5 तरीके दीजिए जिसमें से आप घर की ऊर्जा को बचा सकते हैं। घर की ऊर्जा बचाने के लिए कोई 5 तरीका है, तो हम लोग जो बल्ब बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद कर दें जब ज़रूरत नहीं हो तब। दूसरा ये है कि गाड़ी वगैरह से चल रहे हैं तो जब एक साथ एक आदमी को अगर कई जगह जाना है, मतलब एक साथ कई लोग ट्रैवल कर लें, रास्ते में छोड़ने का हो, तो अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। उस रास्ते में पड़ते हैं तो उतरते चले जाएं। और भी कई तरीका हो सकता है, जैसे ध्यान करिए सब। सही उत्तर को चिन्हित। निम्नलिखित में से किन्हीं एक खनिज की विशेषता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है, तो आपको बताना है। वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं, ये तो है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। वे असमाप्य होते हैं। नहीं, खनिज तो समाप्त होते हैं, तो यही वाला जो है उत्तर होगा। ये गड़बड़ मामला है। बाकी सही, उनका वितरण असमान होता है। निम्नलिखित में कौन विश्व में तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं? बोल्विया, चिली। तो हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि जो चिली है, ब्राज़ील, चिली वगैरह, ये अग्रणी उत्पादक हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन से आपकी रसोई में द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG को संरक्षित नहीं करेगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर,
में खाना पकाना, ये तो संरक्षित करेगी। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये खाना दबाव के कारण जल्दी पक जाएगा। पकाने के लिए गैस जलाने के पूर्व सब्जी को काट लेना, यह भी बचा देगी। खुली कढ़ाई में कम चावल पर भोजन बनाना, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर हो, ये नहीं बचाएगी। फुला लेना तो बचा देगी, ये नहीं बचा पाएगी। खुला माने ज़्यादा परेशानी। और भी नीचे देख लेते हैं। कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरण पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अधिकांश उद्योग बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरण, तो ये विस्तृत सवाल है। अब ख़त्म करते हैं।